नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो पिछली कक्षा में हम महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी महत्वपूर्ण जलधाराएं उनको पढ़े थे। आज हम समुद्री जलधाराओं का पार्ट 2 देखेंगे और ये पार्ट 2 इसमें हम प्रशांत महासागर की और हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी और गर्म हैं, उनके क्या इफेक्ट हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को आपको जानना जरूरी है कि ये अमेरिका का जो पश्चिमी पार्ट है और ये एशिया का जो पूरी पार्ट है, इसके बीच में जो इतना बड़ा महासागर है, इसी को हम प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन कहते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसकी जलधाराओं को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। उत्तरी यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की जलधाराएं कौन कौन सी हैं, साउथ पैसिफिक ओशियन की जलधाराएं कौन कौन सी है। तो चलिए चलते हैं, इनको पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम विषुवतीय रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं, तो उसको खींचना होगा। उसके बाद इसकी देखेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। जब भूमध्य रेखा को हम खींचते हैं तो सबसे पहले उत्तर में आपको पता है कि यहां से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है और इस जलधारा की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन, और उसके साथ साथ व्यापारिक पवनों की दिशा यानी ईस्टर बैंड जो इसके साथ चलती हैं। जब ये जलधारा इस साइड में आती है तो हर एक महासागर में ये जलधारा चलती है। इसको हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा। अगर प्रशांत महासागर में है तो उत्तरी प्रशांत विषुवतीय जलधारा कहते हैं। इसका जो नेचर होगा ये वार्म होगा, है ना। तो पहली जलधारा अगर आप देखो तो कौन सी हो गई, उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। और इस जलधारा को जब आगे चलते हैं तो जैसे ये यहां पहुंचती है, कहां पर, इंडोनेशिया फिलीपींस द्वीप समूह में, और कई भागों में बट जाती है और टर्न लेके ऊपर चलती है। जब टर्न लेके ये ऊपर चलती है तो इस जलधारा का नाम होता है क्यूरोशिबो। महत्वपूर्ण जलधारा है क्यूरोशिबो। तो इस जलधारा का क्या नाम होता है, क्यूरोशिबो। यह है तीसरे नंबर पे क्यूरोशिबो। और यह जलधारा भी गर्म जलधारा है। तो ऊपर जब जाती है तो क्यूरोशिबो के नाम से चलती है। ये जापान है। जापान के तट पे जैसे ही पहुंचती है तो एक जलधारा इस साइड में जाती है और एक टर्न लेके जापान सागर की ओर एंट्री करती है। जब जापान सागर की ओर एंट्री करती है तो इस जलधारा का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें नहीं लिखा है, इसका नाम है सुषमा। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सुषमा जलधारा क्यूरोशिबो जलधारा का ही एक पार्ट है जो जापान के पश्चिम में अर्थात जापान सागर में प्रवेश करती है। और ये कैसी होगी, गर्म वार्म जलधारा है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो जब जैसे ये क्यूरोशिबो ऊपर चलती है तो दो भागों में बट गई। पहला इधर सुषमा के रूप में चली और इस साइड से क्यूरोशिबो के नाम से ही चलती है। इसी साइड में एक जलधारा ऊपर से आती है जिसका नाम है आयोशिबो या क्यूराइल। इंपोर्टेंट, या तो हम क्यूराइल कह सकते हैं उसको या फिर आयोशिबो, ये दो नाम इसके मिलते हैं। तो ऊपर से आने वाली जलधारा क्यूराइल या फिर आयोशिबो किससे मिलती है, क्यूरोशिबो से। और वही स्थिति जो अटलांटिक महासागर में थी वैसी स्थिति प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। और ऊपर से ठंडी जलधारा थी, इसकी जो नेचर है वो कोल्ड है, इसका नेचर वार्म है, और ये दोनों आपस में मिलती हैं। जब मिलने के बाद तापमान व्युत्क्रम इनवर्स होता है टेम्परेचर, और उसकी वजह से यहाँ धुंध और कोहरा छा जाता है। और ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलने से एक वनस्पति के आदर्श उत्पादन की स्थिति होती है जिसका नाम प्लैंकटन है। तो प्लैंकटन वनस्पति यहाँ अत्यधिक उपजेगी, यानी कि उसके लिए आदर्श स्थिति होंगी। तो अपने आप मछलियों के उत्पादन की आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो विश्व के वे देश या वे क्षेत्र
जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं बहती हैं, वहां पर ठंडी और जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर प्लैंक्टन वनस्पति का विकास हो जाता है और मछली उत्पादन की आदर्श स्थिति होती है। चलिए आगे देते हैं। यही क्यूरोशिवो जलधारा आगे एक विस्तार ले लेती है, और विस्तार जैसे अटलांटिक महासागर में अटलांटिक प्रवाह था, वैसे ही यहां पर उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के रूप में जानते हैं। जब ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह आगे चलता है तो यहां पर एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है एल्यूशियन द्वीप। एल्यूशियन द्वीप से ये टकराती है। टकराने के बाद एक पार्ट इधर चला जाता है और एक पार्ट नीचे की तरफ टर्न ले लेता है। इसको बहुत अच्छे से समझना। जो एक पार्ट इस साइड चला जाता है, ये इसी खाड़ी में घूमते हुए टर्न ले लेता है। ये खाड़ी जो है अलास्का की खाड़ी है। क्या नाम है इसका? अलास्का की खाड़ी। तो ये जो प्रवाह होता है प्रत्येक महासागर में गर्म होता है, वार्म होता है। वार्म प्रवाह से जैसे ये इसकी उत्पत्ति होती है तो अलास्का की जो धारा होगी वो भी क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। लेकिन जब ध्रुवों से ये टर्न लेके इस साइड में जाएगी, और आपको पता है अमेरिका का ये पार्ट कैलिफोर्निया कहलाता है, तो इसका नाम भी कैलिफोर्निया के नाम से पड़ गया। लेकिन ये ध्रुवों से आ रही है, अपेक्षाकृत यहां के पानी की अपेक्षाकृत ये पानी ठंडा होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ठंडी जलधारा है। बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, कोल्ड इतनी नहीं है कि बहुत गल जाए, लेकिन यहाँ के पानी की अपेक्षा ठंडी है, इसलिए इसे ठंडी जलधारा कहेंगे। और ये ऊपर से नीचे आती है और इस महासागर में जो यहाँ पानी का गड्ढा बना था, यानी पानी की कमी हुई थी इस धारा के चलने की वजह से, इसको भर देती है, और इसका नाम है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की जलधारा। अब यहां पर हमें नेचर को पता करना है कि कौन सी गर्म है और ठंडी। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो चलिए एक बार फिर समझते हैं कौन सी जलधारा कैसी है ना। सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर में एक जलधारा का विकास होता है जिसका नाम है उत्तरी प्रशांत यानी उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा कैसी होगी? ये वार्म होगी, और जब ये टर्न लेके ऊपर चलती है, ऊपर जाने के बाद दो भागों में बट जाती है। एक ये भाग सुषमा कहलाता है, और ये वाला भाग जो कि क्यूरोशिवो था, क्यूरोशिवो दो भागों में जब बढ़ती है तो एक सुषमा कहलाता है, और ये क्यूरोशिवो से ही आगे बढ़ती है। ये जलधारा जो क्यूरोशिवो की है, ये वाली, ये भी कैसी है? वार्म है। इसको भी याद रखना, वार्म है। जब ये क्यूरोशिवो की जलधारा आगे बढ़ती है तो ऊपर से एक जलधारा इससे आके मिलती है इस जगह पर। ऊपर से आने वाली जलधारा को आयोशिवो या क्यूराइल की जलधारा कहते हैं। दोनों नाम याद रखना है। ये ऊपर से आ रही है क्यूराइल की, आयोशिवो, लेकिन ये इसका नेचर अलग है, ये कोल्ड है यानी ठंडी है, तो इसको भी याद रखिए कि ये कोल्ड है। जब जैसे ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर प्लैंकटन की आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के बाद ये एक प्रशांत महासागरीय प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ टकराती हैं एल्यूशियन द्वीप से। एल्यूशियन द्वीप से टकराने के बाद एक धारा अलास्का के नाम से ऊपर की तरफ ऐसे टर्न ले लेती है, और दूसरी जलधारा कैलिफोर्निया के नाम से नीचे की तरफ टर्न लेके आती है। तो जो अलास्का के नाम से टर्न ली थी, ये जलधारा जो है वार्म होती है, गर्म होती है, और जो कैलिफोर्निया के नाम से नीचे टर्न ली है, ये जलधारा कोल्ड होती है। इस तरीके से ये जलधाराओं का विकास हो जाता है। आपने देखा था अटलांटिक महासागर में, इसमें देखिए प्रशांत महासागर में भी एक जलधारा ऐसे चलती है जिसको दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कह सकते हैं। ये जलधाराएं दोनों जब जहां से टकराएंगी तो एक इस साइड मुड़ जाएगी और एक साइड ऊपर चली जाएगी, लेकिन कुछ जल ऐसा होता है जो वापस लौटता है। जो वापस लौटता है इसी को हम प्रतिविषुवतीय जलधारा भी कहते हैं। तो ये जल जो वापस लौट रहा है इसको प्रतिविषुवतीय जलधारा कहेंगे। इसका नेचर भी क्या होगा? वार्म, गर्म होगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब ये जलधाराएं दोनों टकराती हैं तो दोनों आपस में कन्वर्ज नहीं होती, मिलती नहीं है।
ये एक ऊपर की तरफ चली जाती है, एक नीचे की तरफ, और बीच का जो पानी है वापस टर्न लेके उल्टा लौटने लगता है, इसीलिए इसका नाम प्रतिविश्वतीय जलधारा कहा जाता है। प्रतिविश्वतीय जलधारा जो प्रवाहित होती है उसके पीछे रीजन बताया गया है कि यहां पर पृथ्वी का घूर्णन, किसकी वजह से? घूर्णन की वजह से, घूर्णन की वजह से ये प्रवाहित होती है, और घूर्णन की वजह से आपको पता भी है कि एक कॉरियोलिस बल भी उत्पन्न होता है। तो प्रतिविश्वतीय जलधाराओं का प्रवाह मार्ग का दिशा निर्धारण कौन करता है? पृथ्वी का घूर्णन। और मैंने आपको पहले बताया था इक्वेटोरियल यानी कि जो विश्वतीय रेखा होती है उस पर जो भी जलधारा चलती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही चलती है। लेकिन यहां पर व्यापारिक पवनों का भी प्रभाव रहता है, दोनों यहां पर रीजन है। तो ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इसकी जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसकी जलधाराएं ठंडी और गर्म है। एक चीज और समझने वाली बात है जो यहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको तुलना करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल के बनाए जा रहे हैं। देखिए, एक ये जलधारा जो चल रही थी जिसका नाम हमने क्यूरोशिवो रखा, ये ऐसा नहीं लगता आपको कि अटलांटिक महासागर में एक गर्म जलधारा चल रही थी, गल्फ स्ट्रीम उसी के समान है, गर्म भी है और उसी तरीका नेचर है। एक ऊपर से जलधारा आ रही थी जिसका नाम हमने क्यूराइल रखा या आयोसिवो रखा, ये लिब्राडोर के समान है, ठंडी है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रशांत महासागर की ऐसी कौन सी जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम के समान है, तो क्यूरोशिवो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रशांत महासागर की ऐसी कौन सी जलधारा है जो लिब्राडोर के समान है, तो क्यूराइल या आयोसिवो। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा। सुषमा का भी आपको ध्यान रखना है, जो क्यूरोशिवो है वो दो भागों में बट जाती है। सुषमा यहां पर वार्म गर्म जलधारा के रूप में जापान में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत की बात आती है वही 0 डिग्री खींची जाएगी। उसके बाद ये वाला इलाका जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक जलधारा जो चलेगी विश्वत वाली, वो तो चलेगी। उसके बाद एक टर्न लेके ऐसे आएगी। जब ये टर्न लेके ऐसे आ रही तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट ईस्ट है और ये वाला पार्ट वेस्ट है, तो इसको ईस्ट हिंदी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चल रही है, तो कैसी होगी? वार्म होगी, गर्म होगी। उसके बाद दक्षिण में पवन प्रवाह चलता है जिसको हमने पश्चिमी पवन प्रवाह कहा था, ये तो हमेशा चलता ही रहता है। तो पश्चिमी पवन प्रवाह यहां से पछुआ पवनों का अनुसरण करते हुए चलता है, वो हमने अटलांटिक महासागर में भी देखा था, यहां भी चल रहा है। जब ये टर्न लेके ऐसे चलती हैं और कॉरियोलिस बल की वजह से दक्षिण में महासागरीय धाराएं लेफ्ट टर्न लेती है, तो हल्का हल्का लेफ्ट टर्न लेने लग जाती है, कुछ ऐसे निकल जाती है। जब ऐसे ये चलने लगती है तो यहां पर एक देश है चिली और उसके ऊपर है पेरू, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा पेरू की जलधारा। और पेरू की जलधारा कहें या इसे हम्बोल्ट की जलधारा हम कह सकते हैं। पश्चिमी प्रवाह ये था, तो ये भी है। जब जैसे ही ये ऊपर पहुंचती है तो ये कैसी होगी? नीचे से ऊपर जा रही है तो ठंडी होगी। इसका मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर की दो ही जलधारा महत्वपूर्ण है, एक तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। इनको फिर एक बार हम समझते हैं। देखिए, मैप पे जितना अच्छे से समझेंगे वो हमेशा पेपर में याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कैसा भी पूछ सकता है, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। एक जलधारा ऐसे चली जिसको दक्षिण विश्वतीय जलधारा कह सकते हैं, टर्न लेके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा चली जो कि कैसी होगी? वार्म, तो ये वार्म होगी। उसके बाद यहां से पश्चिमी प्रवाह चलता है। पश्चिमी प्रवाह आप बताइए क्या होगा? ठंडा होता है, ये साउथ नीचे चल रहा है तो ये जो है कोल्ड होगा। इसके बाद जब पश्चिमी प्रवाह, मैंने बताया था आपको कि दक्षिण में एक नेचर है क्या कि पृथ्वी के कॉरियोलिस बल की वजह से दक्षिणी भाग में बहने वाली महासागरीय धाराएं अपने लेफ्ट में टर्न ले लेती हैं, तो थोड़ा सा ये टर्न लेके लेफ्ट में ऊपर चली जाएगी
और आगे ये निकल जाएगा। तो ये टर्न लेके आई तो इसका नाम पेरू पड़ा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और ये नीचे से ऊपर जा रही है अर्थात ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो सॉरी कोल्ड होगी। क्या होगी? ये कैसी होगी? कोल्ड। तो समझ में आया कि पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कोल्ड क्यों होगी। तो एक ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन ये दो जलधाराएं विशेष जलधाराएं हैं जो प्रशांत महासागर की हैं, इनको हमें अच्छे से समझना है। देखिए ये प्रशांत महासागर है, इसमें कलर हम चेंज करते हैं। प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर का ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये वाला पार्ट होगा, यानी कि ये पूरा ईस्ट होगा। ये बात समझ में आती है आपको? इसका मतलब प्रशांत महासागर के पूर्व में चलेगी कोई जलधारा तो हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में, और इधर चलेगी तो पश्चिमी क्षेत्र में प्रशांत महासागर के। अब सवाल ये पूछा जाए कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का ये पश्चिमी भाग है कि नहीं? ये ऑस्ट्रेलिया का तो ये पूर्वी भाग है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, इसका मतलब प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग की बात कर रहा है वो। ठीक है, समझ में आया? तो आप इसी के आधार पर आगे चलिए कि यहां पर एक इक्वेटर खींचने के बाद एक ये इलाका जो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, इसको हम दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग कह सकते हैं। यहां पर एक ऊपर से नीचे की तरफ एक अति विशिष्ट जलधारा चलती है, ये गर्म है। प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी भाग है, और पश्चिमी भाग में भी ऊपर से नीचे की तरफ एक विशिष्ट जलधारा चलती है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इन दोनों जलधाराओं का नेचर अलग है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके संदर्भ में भी अभी तक वैज्ञानिक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ये एक रहस्य भी है कि इनकी उत्पत्ति जो है प्रत्येक 3 से 4 साल बाद रिपीट होती है। ठीक, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक जलधारा चलती है, पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जलधारा चलती है, या फिर कहें कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक जलधारा चलती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक जलधारा चलती है। यही जलधारा जो एल नीनो है, क्या है? एल नीनो, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि एल नीनो जो है पूर्वी प्रशांत महासागर यानी ईस्ट पैसिफिक ओशियन के तट पर चलती है। ईस्ट पैसिफिक ओशियन के तट पे यानी कि पेरू के पास। कहां पर? पेरू के पास। ला लीना ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन के तट पर चलती है, अर्थात पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास। समझ में आया? इतना आप समझिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास। दोनों का नेचर क्या है? दोनों ही वार्म हैं, दोनों ही गर्म हैं। ठीक, दिशा की बात की जाए तो दोनों नॉर्थ से साउथ चलती हैं, ये बहुत जरूरी है, इनकी दिशा आपको पता चाहिए। दोनों कहां है? उत्तर से दक्षिण चल रही हैं। आपने जब पेरू की धारा देखी थी तो वो साउथ से नॉर्थ चल रही थी, लेकिन ये जस्ट उल्टी है। कहां से चल रही है? उत्तर से दक्षिण चल रही है। तो इन चीजों को आपको समझ में आया? ये समझ में आया कि एल नीनो कोई एक चीज है, एक जलधारा है जो कहां चलती है? ईस्ट पैसिफिक ओशियन में, पूर्वी प्रशांत महासागर में। कहां? पेरू के तट पे। इसकी धारा जो दिशा है नॉर्थ से साउथ है और ये गर्म है। ला लीना एक ऐसी ही जलधारा है जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन अर्थात पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पे चलती है, नॉर्थ से साउथ चलती है। इसकी भी जो नेचर है वो वार्म है। इतना समझ में आ गया? तो इन दो जलधाराओं के बारे में भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं इनके थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। एल नीनो, ला लीना, इनकी स्पेलिंग और हिंदी में काफी अंतर आता है। बस आप प्रोनाउंसिएशन को समझिए या फिर एक तरीके से नेचर को समझिए कि ये कैसे हैं। इंग्लिश भी आप देख लेना इनकी, एल नीनो, ला लीना। सबसे पहला ये भी वार्म, ये भी वार्म। ठीक, दूसरा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक, दो चीजें। तीसरी बात,
एल नीनो पेरू के तट पे चलती है, ईस्ट पैसिफिक ओशियन में। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर चलती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। कैसे? नॉर्थ से साउथ में और वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। ठीक, इनका इफेक्ट क्या होता है ये मेन है। अब इफेक्ट को देखते हैं। देखिए, दोनों गर्म हैं, तो जलधाराओं का नेचर होता है, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो बारिश कराती हैं। क्या कराती हैं? बारिश कराती हैं। और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, यहां अभी ठंडी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही गर्म हैं। ये ठंडी जलधाराएं जो होती हैं वो मरुस्थल का निर्माण करती हैं। ठीक, इसका मतलब ये तो दोनों गर्म हैं, ये दोनों गर्म हैं तो दोनों बारिश कराएंगी। ठीक, दोनों बारिश कराएंगी। अगर ये इफेक्टिव ज्यादा हुई, ये पॉजिटिव ज्यादा हुई, या ये प्रभावशाली ज्यादा हुई, तो ये कहां? पेरू के तट पे बहुत ज्यादा बारिश करा देगी। और एक साथ ये दोनों नहीं आती, या तो ये रहेगी या ये रहेगी। अगर ये रही और ये भी प्रभावशाली रही तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बारिश कराएगी। ठीक, समझ में आया? अब सवाल ये है कि इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा। अब आप देखिए, ये यहां पे एल नीनो यहां है, इफेक्ट कर रही है और यहां पे बारिश करा रही है। ये गर्म जलधारा है, तो जितनी भी हवाएं चल रही होंगी मॉइस्चर लेकर, आर्द्रता लेकर यहीं पहुंच जाएंगी। क्योंकि आप जब हवाओं का संचरण पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, उसमें हम समझाएंगे कि हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां बारिश होगी। बारिश होने की वजह से पेरू के तट पे इतनी तेज बारिश होती है कि यहां पर बाढ़ का मंजर देखने को मिलता है। और पेरू वाले लोग इसे पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि इससे हमें बचा लो, और इशू से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमें एल नीनो से बचा लो। ठीक है, अब ला नीना की बारी आती है। वो यहां पे प्रभावशाली रहती है, तो प्रभावशाली रहती है तो इधर की आर्द्रता इधर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, इसका मतलब इस साइड। और अगर हम यहां देखें तो इंडिया की स्थिति यहां है, ऑस्ट्रेलिया से इस साइड में इंडिया है, तो बारिश, हवाएं आर्द्रता वाली इधर आ रही है, तो जब बारिश यहां भी करेंगी तो थोड़ी बहुत यहां भी लाएंगी। और इस समय भारत का मानसून भी चल रहा होता है। तो ये बात समझ में आई कि अगर ला नीना अगर है और ला नीना की वजह से बारिश हो रही है, तो इंडिया पे इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर एल नीनो है तो एल नीनो होगा तो इधर जाएगा सब कुछ, यहां बारिश होगी तो यहां बारिश नहीं होगी, इसका मतलब इंडिया में सूखा पड़ेगा। तो एल नीनो अगर होगी तो इंडिया में क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। और बारिश कहां होगी? पेरू में। बस यही मैं समझा रहा था आपको। अब देखिए क्या है, एल नीनो अगर आएगी तो इंडिया पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात सूखा पड़ेगा। अगर ला नीना की स्थिति होगी तो इंडिया पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बारिश होगी और मानसून अच्छा होगा। ठीक, ये समझ में आया? इसका मतलब आप ये देखिए, प्रशांत महासागर की घटनाएं हैं और इफेक्ट कर रही हैं हिंद महासागर के इंडिया को। दोनों की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में ही होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा, ये कहां उत्पन्न होंगी? तो प्रशांत महासागर में। अगर एल नीनो इफेक्टिव है तो भारत पे नकारात्मक प्रभाव डालेगी और भारत पे सूखा आएगा। अगर ला नीना इफेक्टिव है तो भारत पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, बारिश अच्छी होगी, मानसून भी अच्छा होगा। तो आशा करता हूं एल नीनो और ला नीना आपको समझ में आया होगा। इनकी फंक्शन कैसे होती है ये हम मानसून आएगा तब हम पढ़ेंगे कि मानसून में कैसे पढ़ते हैं।
फिलहाल हम जलधाराओं को पढ़ रहे थे तो ये आपको समझ में आई होंगी, दोनों गर्म है। अगला हिंद महासागर की, अब हमें जलधाराएं पढ़नी है हिंद महासागर की। और हिंद महासागर की जलधाराएं जब हम पढ़ते हैं तो वैसे ही डिवाइड करते हैं इसको, फिर ये 0 डिग्री, तो ऊपर का इलाका अधिकतर स्थल से लगा हुआ है, तो ऊपर जो जलधाराओं की स्थिति होती है हर बार वैसी नहीं होती। उसका रीजन है कि भारत का मानसून उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं को इफेक्ट करता है, और मानसून जैसी दिशा रखता है वैसी जलधाराएं चलती हैं। इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी हिंद महासागर के दिशाओं का निर्धारण करेगा, इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जलधाराएं उसी तरीके से चलेंगी, और ये जो है गर्म होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें 2-3 जलधाराएं इसकी जो साउथ यानी दक्षिणी हिंद महासागर की वो पढ़नी है। आपको ये पता है कि ये वाली जलधारा चलती है जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। जब ये टर्न लेती है तो ये 2 भागों में बट जाती है। टर्न लेने के बाद 2 भागों में, एक भाग ये और एक भाग ये, और आगे जाके मिलते भी है ये। और यहां से एक जो है आपको पता ही है पवन प्रवाह चलता ही आता है जिसको कहते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्राफ्ट। ये पश्चिमी पवन प्रवाह चल रहा है, इधर से ये चला, तो इसकी ये वाली शाखा जो यहां से टर्न ले रही है इसको मोजाम्बिक कहेंगे। एक बार फिर पढ़िए, जो ये शाखा टर्न लेके इस साइड में आई, यहां पर ये मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल से चलती आ रही है तो इसे मोजाम्बिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की जलधारा। और यहां से ऐसे ये टर्न ली तो अगलोहास क्या कहेंगे, इसे अगलोहास, और दोनों आगे मिलके अगलोहास के नाम से ही जानी जाती हैं। तो मोजाम्बिक की गर्म जलधारा होगी कि नहीं होगी? वार्म होगी। और अगलोहास ये भी इसी के साथ में चल रही है, ये भी वार्म होगी। दोनों आपस में आगे जाके क्या करती हैं, मिल जाती हैं। मिलने के बाद ये पश्चिमी प्रवाह से क्या है, मिलती हैं। तो अगलोहास दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक दक्षिणी हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है, और अगलोहास भी दक्षिणी हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। अब देखिए, जब ये जलधाराएं आगे चल रही हैं, यहां से टर्न ली, किस वजह से? भैया हमने पढ़ा है कॉरियोलिस बल की वजह से दक्षिणी जो पोल होता है यानी दक्षिणी भाग होता है उसमें जलधाराएं लेफ्ट टर्न लेती हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी भाग है, तो इसका नाम रख दिया गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और नीचे से ऊपर अर्थात ध्रुवों से ये इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ये कैसी होगी? ये तो ठंडी होगी भाई, कोल्ड हो जाएगी। तो दक्षिणी हिंद महासागर में एक ही जलधारा है जो ठंडी है, जिसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। इसके बाद एक लीवन जलधारा है जो अभी तक क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, ये पूछी जा सकती है। जब ये जलधाराएं यहां टकराती हैं तो इंडोनेशिया के पास एक जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, ये वाले भाग में। इसी को हम लीविल जलधारा कहते हैं। और लीविन जलधारा जो है वार्म है, गर्म है। इस तरीके से आपको हिंद महासागर की कुछ जलधाराएं पढ़नी है, जो मेन है मोजाम्बिक, अगलोहास और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। आप विश्वास करिए इन तीनों से ही जितनी बार क्वेश्चन आए इन तीनों से आए हैं, लेकिन हमने पूरा तंत्र हमने समझ लिया। उत्तर की अगर बात की जाए, उत्तरी हिंद महासागर में मानसून की वजह से इनकी दिशाओं में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यहां पर एक स्थायी जलधारा का निर्माण नहीं हो पाता। आगे चलते हैं, ये आपका मैप है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन कौन सी जलधाराएं कैसे हैं, और आगे हम करेंगे भी। आगे चलते हैं, ये महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में लगातार क्वेश्चन आए हैं। और 2018 मैंने दिया था, 2019 भी दिया था, 2020 में और 2022 लगातार यहां से प्रश्न आए। ये मैंने दिए थे का मतलब
फाइनल भी है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने दिया नहीं, तो यहां इन दोनों में फाइनल है। इसके बाद दोनों में, इसके बाद 2020 और 22 इन दोनों में भी यहां से क्वेश्चन आए। जो मैंने एग्जाम दिए थे उनमें दोनों के क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। क्वेश्चन था उत्तरीय अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के नाम बताते हुए उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 2020 में आया दक्षिणी अटलांटिक महासागर के जलधाराओं के नाम बताते हुए उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। यहां प्रशांत महासागर से पूछे, तो एक पैटर्न सा है। इनके प्रभाव अगर आप देखेंगे तो सारे महासागरों में एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो उसी तरीके से यहां पर हमें सोचना भी है। जब अटलांटिक महासागर में एक जलधारा है जिसका नाम है पश्चिमी अटलांटिक प्रवाह, जो 3 भागों में बट जाता है, इरमिंगल, रेनल और ग्रीनलैंड की जलधारा, ये कई भागों में है। तो वहां क्या है, ये गर्म जलधारा होने की वजह से यूरोपीय देशों में प्रवेश करती है और यूरोपीय देशों में एक आदर्श जलवायु के लिए तापमान उपलब्ध कराती है। तो जहां भी गर्म जलधाराएं कौन से ध्रुव वाले क्षेत्रों में चल रही हैं, वो वहां पर एक आदर्श जलवायु का तापमान उपलब्ध कराती हैं। तो एक इफेक्ट होता है। मत्स्य पालन के लिए एक आदर्श स्थिति आपको पता ही है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कहां मिलती है, न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है। कहां, अमेरिका के पास। तो वहां पर आदर्श स्थिति होती है। उसके बाद क्यूरोशुवो और आयोशुवो दोनों मिलती है, क्यूरोशुवो और क्यूराइल भी कह सकते हैं उसको, वहां भी यही आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से मत्स्य पालन के लिए अब सवाल यह है कि जिस महासागर के नाम से पूछे उसी महासागर की जलधारा बना दो। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव एक अलग प्रभाव है। जब गल्फ स्ट्रीम संयुक्त राज्य अमेरिका से चलती है तो न्यू फाउंडलैंड और उसके आसपास के इलाके में गर्म जल लेकर जाती है। सर्दियों में ये रामबाण का काम करती है। सर्दियों में क्या होता है, वहां पर एक जलवायु को एक कोमल और मृदुल बना देती है। और इसीलिए अगर आपने अध्ययन किया है अमेरिका का, तो अमेरिका के जो पूर्वी भाग हैं जहां पर गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव रहता है, वहां पे देखिए आप जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है। इसका मतलब जलधाराएं जो है ये जलवायु को प्रभावित करती हैं, और जलवायु जहां अच्छी होती है वहां लोग अच्छा रहना चाहते हैं। अगला, एल नीनो की स्थिति अभी मैंने आपको बताया। अगर एल नीनो पेरू तट पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो पेरू तट पे अत्यधिक क्या करेगी, बारिश करेगी। और पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, भारत को भी ऐसे ही प्रभावित करती है। सारगैसो सागर एक शांत क्षेत्र होता है, जहां पर भी जलधाराओं का चक्रण पूरा होता है वहां बीच में एक शांत क्षेत्र बनता है जिसको हम सारगैसो कहते हैं। और उत्तरी अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में ये आदर्श स्थिति में होता है, वहीं से इसका नाम भी लिया गया है। तो सारगैसो एक शांत क्षेत्र होता है, यह मरुभूमि के समान दिखाई देता है। मरुभूमि का मतलब मरुस्थल में कोई एक्टिविटी नहीं होती, वैसे ही यहां पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसको सागरीय मरुभूमि भी कहा जाता है। अब देखिए, गर्म जलधाराएं बारिश करती हैं और ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं, मरुस्थल का निर्माण करती हैं। तो एक बार देखते हैं कि ये होती कैसे है। देखिए, यहां पर गर्म जलधारा चलती है तो इस जगह पे क्या होगा, बारिश होगी। ऊपर से अगर ठंडी जलधारा आ रही है तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होगा, और आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ मरुस्थल मिलेगा। इधर देखिए, ब्राजील की ऊपर से गर्म जलधारा आ रही है तो यहाँ पे बारिश होगी। इधर से फॉकलैंड की ठंडी जलधारा आएगी तो यहाँ पर बहुत बड़ा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है ना। तो पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण करेगी। आप इधर से देखिए, यहाँ पर केनारी केनारी की ठंडी जलधारा है तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि गर्म जलधाराएं बारिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ठंडी जलधाराएं जो है मरुस्थल का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से जलधाराओं का एक अपना इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जलधाराओं के प्रभाव को कैसे समझा जाए।
तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि इस तरीके के टॉपिक और लगातार आपको पसंद आएंगे तो भेजे जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, जलधाराओं से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब जलधाराओं से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट जब हम समझ चुके हैं तो जलधाराओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस के हों, वो चाहे वो पीसीएस के हों, वो चाहे वो नेट जेआरएफ में आए हों, वो पीजीटी में आए हों, वो टीजीटी में आए हों, वो और सीटेट में जहां पर एसएसटी का एग्जाम होता है वहां आए हों, वो इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे, जो अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो में हम जितने क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो मानचित्र मैंने ये दिया है, ऐसा मानचित्र आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से भी, और उस मानचित्र पर सारे महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशियन वाला, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन सब को अच्छे से कम 10 बार बना के देख लो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आशा करता हूं आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। और हाँ,